मित्रों नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ाया था। आज आप लोग आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो कल मैंने ये बताया था प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। पिछले क्लास में मैं प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ा दिया हूँ और इसको 3 कालों में बांट करके मैंने बताया था कल। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में एक पॉइंट मैं आपको नहीं बता पाया, जैसे कोल्डिहवा कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में है। और यहाँ से सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है और उसका समय 6000 ईसा पूर्व बताया गया है। एक पॉइंट छूट गया था। आज हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का संबंध हड़प्पा संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति से है। यानी इसकी तुलना जो है आदि ऐतिहासिक काल की गणना जो है कि हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति से की जाती है। और इस समय के जो मृदभांड हैं गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड यानी ये जो एक गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड का जो ये है संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। अब ऐतिहासिक काल के विषय में जानेंगे तो ये पुरातत्व पर निर्भर करता है। पुरातत्व पर निर्भर करता है। और पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत अभिलेख और सिक्के हैं, चित्रकला है। यानी इसके अंतर्गत ये चीज़ें आते हैं, ठीक ना? अभिलेख, सिक्के और चित्रकला। तो हम एक एक करके देखेंगे। आज हम इसको जानेंगे ऐतिहासिक काल के विषय में और पुरातत्व से संबंधित जो भी माध्यम हैं उसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। ऐतिहासिक काल तो इसमें हम सर्वप्रथम अभिलेख देखेंगे। अभिलेख के अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख।
और ये बोगज कोई अभिलेख का समय है 1400 ईसा पूर्व। और बोगज कोई अभिलेख में आर्यों के देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में आर्य देवताओं का जो उल्लेख है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, यानी जो आर्य देवता इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण है, इनके विषय में है, इनके विषय में हमें जानकारी बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। और कलिंग नरेश के विजयों के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। और भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम यानी अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। तो यह अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। कलिंग नरेश खारवेल। इसमें इसके विजयों का उल्लेख मिलता है और भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष। तीसरा अभिलेख देखेंगे, अशोक का अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में आपका इसका जो व्यक्तिगत नाम मिलता है, मास्की गुर्जरा ओलेम गोड़ेम नेतृत्व में मिलता है। यानी ऐसे आप लिख लेंगे तीसरे नंबर पर, मास्की गुर्जरा, मास्की गुर्जरा ओलेम गोड़ेम नेतुर, ओलेम गोड़ेम नेतुर। ये जो अशोक है, ये जो अभिलेख देख रहे हैं अशोक का है और इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। यानी इसमें अशोक के नामों का जिक्र है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला आप देखेंगे चौथे नंबर पर जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्रदामन का है। शक शासक रुद्रदामन का है। ये शक शासक रुद्रदामन का है। रुद्रदामन। और इसमें क्या वर्णन है? सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील, झील का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। ध्यान देंगे, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये शक शासक रुद्रदामन का
अभिलेख है और इसमें सुदर्शन झील के विषय में हमें जानकारी मिलती है, यानी सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। अगला, विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। विदिशा आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से गरुड़ स्तंभ लेख मिला है, गरुड़ स्तंभ लेख। और ये जो अभिलेख है यौन राजदूत हेलियोडोरस का है। ये किसका है? हेलियोडोरस का है, हेलियोडोरस। और इसमें क्या मिलता है? भारत में भागवत धर्म के उदय के विषय में जानकारी मिलती है। भारत में भागवत धर्म के उदय के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ ध्यान दें, एक बार और देख लेंगे। ऐतिहासिक काल में मैं अभिलेख आपको आज बता रहा हूँ। तो पहला अभिलेखी जो साक्ष्य मिला है बोगज कोई अभिलेख, और इसमें आर्य देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल का है। इसमें भारतवर्ष शब्द का वर्णन है और कलिंग नरेश के बीजों के विषय में जानकारी मिलती है। मास्की गुर्जरा ओलेम गोड़ेम नेतुर, ये जो अभिलेख देख रहे हैं मास्की गुर्जरा ओलेम गोड़ेम नेतुर, इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, ये शक शासक रुद्रदामन का है। इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। अगला अभिलेख विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, ये यौन राजदूत हेलियोडोरस का है। भारत में भागवत धर्म के उदय के विषय में इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख इसी अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। यानी सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो एरण अभिलेख में किया गया है। आइए, गुप्तकालीन अभिलेख है, गुप्तकालीन अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला अभिलेख नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। ये जो नासिक अभिलेख है, ये अभिलेख जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। नासिक अभिलेख, और ये किसका है? गौतमी बलश्री का है। और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है, उसके विजयों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? गौतमी सातकर्णी, गौतमी सातकर्णी के विजयों का उल्लेख मिलता है, विजयों का उल्लेख है। अगला अभिलेख एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, यह अभिलेख हर्षवर्धन का है। यह अभिलेख किसका है?
हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन का हर्षवर्धन कह रहा हूँ, यह अभिलेख किसका है? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ये। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और इसमें क्या वर्णन है? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्धों का वर्णन है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्धों का वर्णन है। अगला अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख। और प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध अशोक से है। ये अभिलेख पहले कौशाम्बी जिले में अशोक ने स्थापित करवाया था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर ने कौशाम्बी से ला करके इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। तो ये प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध अशोक से है, समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इसका संबंध अकबर से है, जहांगीर बीरबल से है। बीरबल के भी लेख मिलता है इसमें, और जहांगीर का भी लेख मिलता है इसमें। यानी प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध अशोक से है, समुद्रगुप्त से है, अकबर से है, बीरबल से है, जहांगीर से है। और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपके अभिलेखी साक्ष्य। अब आप देखेंगे कुछ जैसे धुर्भिज का वर्णन करने वाला अभिलेखी साक्ष्य, तो सहगौरा है। यहाँ देख लीजिए सहगौरा। और सहगौरा जो अभिलेख है ये गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर। ये ताम्र अभिलेख है। ये पत्थर से निर्मित नहीं है, ये तांबे से बनाया गया है अभिलेख को। और ये ताम्र अभिलेख है। और किसका है? अशोक का है। और इसमें गोदामों का वर्णन मिलता है। गोदाम, जो अन्न रखने वाला जो आपका आवास होता है उसको कहते हैं, गोदाम कहते हैं। तो इसमें वर्णन है कि धुर्भिज अकाल पड़ने के जब पड़ता था तो गोदामों से अन्न बाहर निकाल करके वितरण किया जाता था, प्रजा में वितरण किया जाता था। तो धुर्भिज से संबंधित जो है कि नहीं, सहगौरा अभिलेख है। तो इसमें धुर्भिज का वर्णन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। कुछ अशोक के ऐसे स्तंभ लेख हैं जिसके शीर्ष पर वृषभ है, मयूर है, हाथी है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे वह अशोक का वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसके शीर्ष पर वृषभ है? तो ये रामपुरवा स्तंभ लेख है। रामपुरवा स्तंभ लेख। और ये चंपारण जिला में है। कहाँ है? चंपारण। और ये किसका है? अशोक का स्तंभ लेख है। किसका है? अशोक का। और इसमें क्या वर्णित है? इसके शीर्ष पर क्या है? शीर्ष पर वृषभ, यानी वृषभ का मतलब बैल। वृषभ का मतलब बैल होता है।
तो रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण में है, ये अशोक का स्तंभलेख है और इसके शीर्ष पर आपका वृषभ बैल है। अगला देख लेंगे, ये अन्य में इसको जानिएगा, लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभलेख है, स्तंभलेख, ये भी अशोक का है। किसका है? अशोक का है। और इसके शीर्ष पर मयूर है। क्या है? मयूर। मयूर मोर है। एक संकिसा है, संकिसा, संकिसा स्तंभलेख, ये भी अशोक का है। किसका है? अशोक का है। और इसके शीर्ष पर क्या है? हाथी है। शीर्ष पर हाथी है। इसके अतिरिक्त अशोक के जितने स्तंभलेख पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए हैं, उसके शीर्ष पर क्या है? सिंह स्थापित किए गए हैं। यानी सबसे शीर्ष पर, ऊपरी भाग पर क्या पाए गए हैं। लेकिन ये 3 ऐसे हैं कि थोड़ा हट करके है। जैसे रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण अशोक का है, इसके शीर्ष पर बैल है, सिंह न होकर के बैल है। लौरियानंदगढ़ स्तंभलेख ये अशोक का है, इसके शीर्ष पर मयूर मोर है। और शंकिसा स्तंभलेख ये भी अशोक का है, शीर्ष पर हाथी है। अब आइए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट, सिक्कें। तो जो प्राचीन कालीन सिक्के थे वो सोना, चांदी, तांबा, शीशे, धातु में बनाए जाते थे। और प्राचीन कालीन सिक्कों में आपका देख लेंगे आहत या पंचमार्क, आहत या पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। इसको आहत इसलिए कहा गया है कि ठप्पा मार करके उस सिक्के का निर्माण किया जाता था, उस मुद्रा को बनाया जाता था। और पंचमार्क इसलिए कहते थे कि उस पर 5 आकृतियां अंकित की जाती थी। ठीक ना? आपका 5 आकृतियां, जैसे पंचमार्क, ये इसका समय है ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी के ये आपके आहत या पंचमार्क सिक्के हैं। और आहत ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण कहा गया। और पंचमार्क का मतलब ये है कि इस पर 5 आकृतियां अंकित थी। क्या क्या? पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र। अर्धचंद्र यानी उन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र अंकित किए जाते थे। इसलिए इस सिक्के को जो है कि नहीं पंचमार्क भी कहा गया। अब देखिए करसापण, ये प्राचीन कालीन मुद्राएं हैं, करसापण। और ये यह ऐसी मुद्रा है जो चारों धातुओं में बनाई जाती थी। ये सोना में भी बनाई जाती थी मुद्रा को, सोना, चांदी, तांबा और शीशा। तीसरा पॉइंट, काकड़ी। काकड़ी, ये काकड़ी मुद्रा मौर्यकालीन है। ये काकड़ी मुद्रा मौर्यकालीन है और तांबा धातु में बनाई जाती थी। तांबा। मासक, मासक, ये जो मासक मुद्रा थी ये भी तांबा धातु में मौर्यकालीन मुद्रा है। ये कब बनाई गई थी मुद्रा? मौर्यकाल, मौर्यकाल, ये मौर्यकाल की मुद्रा है। और मानक मुद्रा मौर्यकाल की जो है पर्ण मुद्रा है, पर्ण। और पर्ण जो मुद्रा थी ये चांदी धातु में बनाई गई थी, चांदी धातु में, और ये मौर्यकालीन मुद्रा है।
गुप्तकालीन मुद्राओं में गरुड़ प्रकार की मुद्रा है। गरुड़ प्रकार की मुद्रा, वह मुद्रा जिस मुद्रा पर सिक्के पर गरुड़ जो पक्षी है उसको अंकित किया जाता था, तो उसको गरुड़ मुद्रा कहा गया, गरुड़ मुद्रा। और ये किस धातु में बनाई गई थी? चांदी धातु। और कब बनाई गई थी? गुप्त काल। मयूर प्रकार की मुद्रा, मयूर, मयूर और तलवार एक ही में लिख लीजिए इसको, तलवार। ये चांदी धातु, गुप्त काल। चांदी धातु और गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक सोने धातु की जो मुद्रा चलाई गई थी प्राचीन काल में, वो गुप्त काल में चलाई गई थी। और भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन आपका यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने मुद्रा का प्रचलन सोना धातु में किया था, लेकिन सर्वाधिक अधिक शुद्ध सोने का सिक्का पूछेगा तो ये कुषाण काल में चलाया गया था। और बीम कटफिसस ने यानी सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया था भारत में। लेकिन अगर सिक्का जारी करने का श्रेय अगर भारत में सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो उसका आंसर यूनानी होगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का पूछता है प्रश्न तो ये कुषाण काल होगा, कुषाण वंश के शासकों ने चलाया। और सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय गुप्त वंश के शासकों को है, तो ये ध्यान दिया रहेगा। तो ये आपका है। अब देखेंगे आपका राजपूत काल में लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा, और ये सोना धातु में चलाई गई थी। कब? राजपूत काल, राजपूत काल में। अगली मुद्रा बराह प्रकार की मुद्रा, बराह, बराह प्रकार की मुद्रा। बराह माने सुअर होता है। वह मुद्रा जिस पर बड़ा सुअर को अंकित कराया गया था उसको बराह प्रकार की मुद्रा कहते हैं। बराह प्रकार की मुद्रा ये भी राजपूत काल की मुद्रा है और ये सोना धातु में चलाया गया था, सोना में। ठीक। अब सल्तनत काल में हम जब आते हैं तो सल्तनत काल में टंका है। टंका, जीतल, दाम, ससगनी, ससगनी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, टंका, जीतल, दाम ये इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इसने टंका, जीतल, दाम चलाया। ये टंका जो देख रहे हैं ये चांदी धातु में, चांदी धातु में। ये दोनों मुद्रा जो थी तांबा धातु में। ठीक ना? किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ये ससगनी जो मुद्रा देख रहे हैं ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और किस धातु में चलाया था? चांदी धातु में, चांदी में चलाया था। ठीक ना? अब एक सांकेतिक मुद्रा सल्तनत कालीन मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। और ये कांसे धातु में चलाया गया था। किस धातु में? कांसे धातु में। और किसने चलाया था? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चलाया था। इसको किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मुगल काल की मुद्राओं में देखेंगे आप, आपका संसब है, सबसे बड़ी मुद्रा है मुगल कालीन। और संसब सोने धातु में अकबर ने चलाया था। इलाही सोने धातु की मुद्रा है, गोल प्रकार की मुद्रा है। ये गोल होती थी मुद्रा, सोने धातु में अकबर ने चलाया। उसके बाद शहंशाह प्रकार की मुद्रा वो अकबर ने चलाया। जलाली जो है चांदी की मुद्रा चौकोर होती थी और इसको अकबर ने चलाया था। फिर निसार मुद्रा जहांगीर ने चलाया था। तो ये मुगल कालीन मुद्राएं हैं। रुपया नामक जो मुद्रा है शेर शाह सूरी ने इसका प्रचलन किया था, चांदी धातु में किया था। अकबर ने भी रुपया नामक मुद्रा को चलाया था। ठीक ना? तो आज का वीडियो यहीं तक, शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।